हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो लाइफ प्रोसेस है जैव प्रक्रम। उसके बारे में एक टॉपिक आता है श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम। तो आज हम लोग श्वसन तंत्र को अध्ययन करने वाले हैं और ये जो वीडियो है कक्षा 10 से रिलेटेड है, ऐसे कंपटीशन वगैरह में भी काम कर सकता है। तो संपूर्ण श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए हम लोग उसको दो प्रमुख भागों में बांट देते हैं। जैसे श्वसन तंत्र जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे, अंतः श्वसन को इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। अब बाह्य श्वसन को समझने के लिए इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। तो ब्रीदिंग का हिंदी होता है सांस लेना और सांस छोड़ देना। ये दोनों क्रिया ब्रीदिंग में आती है, मतलब सांस चल रहा है कि नहीं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ऐसे ब्रीदिंग को एनसीईआरटी लिखता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास लिखता है, मतलब सांस लेना भी और सांस को छोड़ना भी। तो ब्रीदिंग को हम लोग दो भागों में आगे जाके बांट देते हैं। एक प्रश्वास जिसमें हम लोग सांस लेते हैं उसका है इंस्पिरेशन, निश्वासन, और एक होता है उच्छ्वास जब सांस छोड़ते हैं। तो ब्रीदिंग को दो भागों में बांटते हैं। ब्रीदिंग में आता था सांस लेना और छोड़ना दोनों। तो लेना को बोलेंगे इंस्पिरेशन और छोड़ना को बोलेंगे एक्सपिरेशन, और निश्वासन और निश्वासन। अब होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78 या 79%। तो जो हम ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, और CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब गैस हमारे श्वसन तंत्र अर्थात लंग्स में जाता है। तो होता क्या है कि हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं 78%। तो नाइट्रोजन से हम लोग के कोई मतलब नहीं होता है, नाइट्रोजन हम लोग 78% निकाल भी देते हैं। और ऑक्सीजन जरूरी है तो लेते हैं 21%, और कुछ रख कर 4% अंदर जाता है और 17% को हम लोग बाहर कर देते हैं। और जो CO2 गैस होता है लेंगे 0.03%, और इसको निकालेंगे हम लोग 4.6 CO2 निकालते हैं। इतना प्रतिशत निकल जाता है। कोई कोई किताब में देता है केवल 4% CO2 बाहर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान CO2 गैस बनता है, और CO2 गैस जो जब आता है हृदय में, हृदय उसको पंप करके लाता है फेफड़ा में, तो जाके फेफड़ा उसको बाहर करती है, तो CO2 की मात्रा छोड़ते समय बढ़ जाता है। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम लोग चूना के पानी में अपना फूंक मारते हैं तो फूंक में हम लोग क्या होता है CO2 गैस, तो चूना का पानी दुधिया हो जाता है। ऐसे भी चूना का पानी दुधिया रंग का होता है। आगे देखेंगे तो इसमें समझ गए होंगे ब्रीदिंग को दो भागों में, प्रश्वास और उच्छ्वास। फिर देखेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन को अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब होता क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाएगा जैसे ई वाला, जैसे लास्ट हिस्सा जो फेफड़ा का इकाई कह लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वायु कूपिका। वायु कूपिका ब्लड के टच में होता है। वायु कूपिका जो होता है ब्लड के टच में होता है। थोड़े सा इसको हम बता रहे हैं। जैसे होता है हम नासा द्वार से सांस लिए, ऑक्सीजन गया, और वायु कूपिका के पास सबसे अंतिम हिस्सा जो है वायु कूपिका, वायु कूपिका के पास ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन जब वायु कूपिका के पास गया तो वायु कूपिका ब्लड के टच में होता है, और ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेगा और लेकर ब्लड में घुलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से लिया, फेफड़ा से ले लिया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, और फुसफुस सीरा होता है,
फुसफुस सिराओं के माध्यम से हृदय में जाएगा। हृदय ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले लेता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को ले लेता है। अब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड गया है हृदय में गया है, हृदय उसका पूरे शरीर में ले जाएगा। नहीं हो रहा है ना? तो हम समझा रहे थे कि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन बना लेता है, और यह ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन हृदय में जाता है। हृदय इसको पंप करके पूरा बॉडी में भेजता है, और बॉडी में होती है कोशिका, और कोशिका में होता है कोशिकीय शोषण, और कोशिकीय शोषण के दौरान बनता है CO2 गैस। और जब CO2 गैस उधर से बनेगा तो फिर से हीमोग्लोबिन CO2 को लेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उसको फिर से लाता है हृदय में। हृदय पंप कर देता है फुसफुस धमनी से फेफड़ा में, अब फेफड़ा उसको बाहर कर देता है। मतलब गैसों के परिवहन में समझा जाता है कि हमारे ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 गैस किस प्रकार से इधर उधर गति करते हैं या इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये गैसों का परिवहन में समझते हैं। श्वसन समझने से पहले हम लोग श्वसन तंत्र को समझेंगे। जैसे सबसे पहले जो होता है नासा द्वार होता है या नासा छिद्र होता है। नाक के ऊपर जो होता है एक हड्डी होती है जिसको हम लोग नासा कपाट बोलते हैं। ये थोड़े से नीचे आएंगे जो कॉमन पॉइंट होता है, मुंह वाला हिस्सा का जो आहार नाल आता है, ऊपर से सांस नाली आती है, उसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स, और उसके नीचे आइएगा तो लैरिंग्स। अब लैरिंग्स नीचे होता है जहाँ इपोग्लोटिस वगैरह पाया जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये जो है श्वास नली है। श्वास नली के बाद जो दो ब्रांच में इधर और इधर बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं श्वासनी, और फिर बढ़ जाता है बहुत सारे ब्रांच में, उसको बोलते हैं श्वसनिकाएं, और पतला बढ़ जाता है उसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। ये है श्वसनिका, उसके बाद श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं के बाद एकदम अंतिम हिस्सा आता है जो पूरा मांस का बना होता है, जिसको बोलते हैं वायुकुपिका, अंग्रेजी में बोला जाता है अल्वेओली। और इसको एनसीईआरटी में एक इसके लिए लिखा है लाइन कि जब इसको हम निकाल कर पूरा जितना अल्वेओली है एक मानव शरीर में, उसको निकाल कर जमीन पर रखें तो 80 वर्ग मीटर एरिया ढक लेगी, कवर करेगी। इसका इतना एरिया है। इसका काम होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भरने के लिए फैल जाता है या अपना सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ही फंक्शन करता है। वायुकुपिका में ब्लड होता है तो इसको, अच्छा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं उपास्थि वलय है, चारों तरफ से हड्डी होता है। ये वाला इसे एक साइड बना है पसली, और यहाँ पे जो है वायुकुपिका उसका डायग्राम यहाँ है। तो इसमें ऐसे याद कर लिया जाता है नासा द्वार, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, श्वास नली और श्वासनी, श्वासनिका, श्वासनिकाएं, उसके बाद वायुकुपिका। फेफड़ा के सबसे नीचे डायफ्राम पाया जाता है, इसी के कारण फेफड़ा ऊपर नीचे गति करता है। जिसका डायफ्राम किसी एक्सीडेंट वगैरह में टूट जाता है, फेफड़ा ऊपर नीचे नहीं कर पाता है, अर्थात सांस नहीं लेना पाता है, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है, उसमें पसली से काम करता है। आप देखे होंगे कि ई वाला जो हिस्सा है छोटा सा है, ई वाला हिस्सा बड़ा है। तो इधर जो होता है बाएं साइड, इधर हो गया बायां, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट होता है, हृदय होता है। तो यहाँ जो जगह है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ पे हृदय होता है, इसलिए इसको छोटा बनाया जाता है, या छोटा, इसका साइज भी छोटा होता है। तो ये पूरा श्वसन तंत्र का फिगर है। हम लोग समझ रहे थे कि गैसों का परिवहन इस प्रकार से होता है। अब समझेंगे कि गैसों का परिवहन जब होता है तो अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अंदर जो प्रोसेस होता है वो कोशिका में होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, थोड़ा सा अब यहाँ पे पाचन तंत्र से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे आप लोग पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो उसमें होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग में जो भोजन स्टोर होता है अल्वेल, यहाँ पे भिलाई के माध्यम, दीर्घरोम के माध्यम से, तो ये पूरे कोशिका में जाके ग्लूकोज स्टोर होता है। C6H12O6 ग्लूकोज जाके पूरे कोशिका में स्टोर होता है, जमा होता है। अब जैसे ही सांस लेते हैं
तो सांस लेते हैं तो यह जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, अर्थात अपघटन की क्रिया होती है, ग्लूकोज टूटती है, तब लोगों को जाकर ऊर्जा मिलती है। तो इसमें अंतः शोषण में यही होगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और CO2 गैस बनाएगा, H2O बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा ATP के रूप में। इस प्रोसेस को हम लोग अंतः शोषण कहते हैं। और अंतः शोषण समझने के लिए आपको इसको समझना होगा, ये वाला जो ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज में कार्बन का 6 अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन का 6 अणु, तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो जब ये ग्लूकोज जाता है कोशिका द्रव में, या ऑक्सीजन ग्लूकोज रिएक्शन करता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, तो होता क्या है कि ग्लूकोज के जो कार्बन के 6 अणु है वो टूट जाते हैं, कार्बन के 3 अणु में प्लस में कुछ ऊर्जा भी बनता है, वैसे लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जब टूटते हैं तो 3 कार्बन अणु वाले जो ग्लूकोज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पाइरूवेट बोल देते हैं। अभी पाइरूवेट जो होता है, ऑक्सीजन है, खूब है, नहीं है और एकदम नहीं है, उसके आधार पर 3 घटना देखा जाता है अंतः शोषण में। तो हम नीचे पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले अपना समझेंगे कि पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट कहाँ से बना है? कोशिका द्रव से। किससे बना है? तो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु के टूटने से। तो टूटकर ग्लूकोज में कई गो कार्बन अणु बना है? 3 गो, और प्लस में ऊर्जा। अभी पाइरूवेट जो है अंतः शोषण चालू है और होगा। जैसे हम लोग में क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग में ऑक्सीजन शोषण होता है, वायवीय शोषण। तो हम लोग में जो शोषण होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एगो क्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एगो होगा ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब रहेगा लेकिन कम रहेगा, और एगो ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहेगा, रहबे नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कोशिकीय शोषण होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और उसमें क्रिस्टी नामक दीवार होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वाला घटना हो रहा है, तो इसके फलस्वरूप पाइरूवेट जो होता है CO2 गैस में और जल में और ऊर्जा में टूट जाता है, हम लोग को ऊर्जा मिलती है, और CO2 हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जल जो होता है पसीना, यूरिन वगैरह के माध्यम से बाहर निकलता है। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा घटना हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है अंग्रेजी में। इस समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे ई भी हम ही लोग में होता है, लेकिन हम लोग में कभी कभी जैसे ज्यादा योगा वगैरह कर देते हैं, ज्यादा दौड़ देते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग के बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन की अभाव होती है, तो वहां पे कुछ अलग फंक्शन होता है और अलग कुछ पदार्थ बनता है। तो इसको समझेंगे ऑक्सीजन का अभाव। तो ये वाला जो ऑक्सीजन की अभाव वाला जो कोशिकीय शोषण है, ये हमारी मांसपेशी में होती है, और मांसपेशी में होती है, ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए बोलेंगे कि अनॉक्सी या अवायवीय शोषण, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं है, कम है, तो कोशिकीय शोषण के फलस्वरूप मेन प्रोडक्ट लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, और लैक्टिक अम्ल जैसे ही ब्लड में बनता है, जमता है मांसपेशी में, तो मांसपेशी में बहुत दर्द होता है, और प्लस में ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा जो यहाँ बनेगा कार्बन के 3 अणु वाले बनते हैं। उसी प्रकार से इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, यह घटना देखी जाती है ईस्ट में। ईस्ट जब शोषण करता है तो बिना ऑक्सीजन के ही शोषण कर लेता है, तो बिना ऑक्सीजन के जब शोषण कर रहा है तो प्रोडक्ट अलग बनाएगा, वो इथेनॉल बनाता है, CO2 गैस बनाता है, प्लस में ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा उसमें कम बनती है, 2 कार्बन वाले अणु वाला ऊर्जा बनती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकीय शोषण ईस्ट में होता है, इथेनॉल बनता है, CO2 गैस बनता है, ऊर्जा बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इससे एक क्वेश्चन आता है 10th बोर्ड में कि मनुष्य में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो ये पूरा लिखना होता है। पाइरूवेट ऐसे टूटता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन ऐसे होता है, तो वहां से है वो। तो इसको देख लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये तो समझा भी दिए हैं, ये बहुत जरूरी है। जो ये फंक्शन पूरा नहीं समझेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि शोषण होता क्या है। अब देखिए 10th बोर्ड में आने वाले कुछ हम क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण का रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो ये जो लिखे हुए हैं ये तो आपका वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एगो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसमें अंतर कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन जहाँ नहीं रहता है वहाँ ऊर्जा कम बनती है, उसका रिएक्शन लिखाता है इथेनॉल वगैरह का फार्मूला लिखाता है CO2H5OH। तो इस प्रकार से वो हो जाता है। उसके आंसर अगला पार्ट में हम लिखेंगे या बताएंगे। ऑक्सी या ऑक्सी श्वसन जिसको वायवीय श्वसन बोलते हैं, और अवायवीय श्वसन जिसको अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं, इन दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है मैट्रिक बोर्ड में। फिर है हीमोग्लोबिन किसे कहेंगे, एटीपी क्या है, कोशिका क्या है, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। सबसे वीवीआई है इसमें पांचवा, मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन एचबी का भूमिका क्या होती है। तो मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या होती है वो अलग टॉपिक है, और जब ब्लड पढ़िएगा तो हीमोग्लोबिन के बारे में ज्यादा पढ़िएगा, लेकिन यहाँ से पूछ लेता है कि मानव के श्वसन में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है। तो ये आज के वीडियो यही था, इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे, देखेंगे।